NIOS 10th Social Science बुक 2 चैप्टर 18 शीर्षक स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन। इस अध्याय का पूरा अध्ययन करने के पश्चात हम जान सकेंगे तथा सक्षम हो सकेंगे। 1. गांवों और शहरों में स्थानीय शासन की स्थापना की आवश्यकता की पहचान करने में। 2. लोगों द्वारा स्थानीय शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयासों को समझने में। 3. ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय शासन की संरचना और कार्यों का विश्लेषण करने में। 4. 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए बदलाव का विश्लेषण करने में और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करने में। 5. स्थानीय शासन के सफलतापूर्वक कार्य करने तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तर पर स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों के सहयोग करने की आवश्यकता और महत्व को समझने में। 6. अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में स्थानीय शासन की भूमिका को सराहने में। प्रश्न 1. ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? इसमें ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? उत्तर. ग्राम पंचायत या गांव पंचायत राज व्यवस्था की तृणमूल संस्था है। पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित होती है। पंचायत में एक प्रधान होता है, जो गांव के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत में कुछ पंच भी होते हैं और एक उपसभापति भी होता है, जिसे पंचायत के सदस्य चुनते हैं। प्रश्न 2. पंचायत समिति से संबंधित खंड विकास अधिकारी के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर. खंड विकास अधिकारी के मुख्य कार्य: बैठकों को आयोजित करना, खंड के राजनीतिक नेताओं से संपर्क रखना, राजनीतिक विवादों को सुलझाना एवं बजट बनाना। प्रश्न 3. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्व प्रशासनिक इकाइयों का नाम बताएं। उत्तर. ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्व प्रशासनिक इकाइयों का नाम पंचायती राज है। प्रश्न 4. नगरों और शहरों के स्थानीय स्वशासन को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर. नगरों और शहरों के स्थानीय स्वशासन को हम नगरपालिका के नाम से जानते हैं। प्रश्न 5. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से जुड़े संस्थागत मुद्दों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? उत्तर. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से जुड़े संस्थागत मुद्दों की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। प्रश्न 6. ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर. ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत: 1. संपत्ति, भूमि, वस्तुओं और मवेशियों पर कर। 2. बारात घर जैसी सुविधाओं से या अन्य पंचायत की संपत्ति से किराया। 3. अपराधियों से एकत्रित विभिन्न प्रकार का जुर्माना। 4. राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक भाग जो पंचायत को दिया जाता है। 5. कुछ सामान्य कार्यों के लिए ग्रामवासियों से एकत्रित चंदा। 6. राज्य व संघ सरकार से अनुदान। प्रश्न 7. वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती है? उत्तर. वर्ष में ग्राम सभा की 2 बैठकें होती है। प्रश्न 8. ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? उत्तर. ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। प्रश्न 9. पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? उत्तर. पंचायत समिति के पदेन सदस्य ग्राम पंचायतों के मुखिया और सरपंच होते हैं। प्रश्न 10. भारत में सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की स्थापना कहाँ पर हुई? उत्तर. भारत में सबसे पहले नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की स्थापना चेन्नई में 1688 में हुई। प्रश्न 11. नगर निगम के क्या कार्य है? उत्तर. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करने हैं। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति या बिजली हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। साफ सुथरा शहर, अस्पताल की व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करके नगर निगम नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। प्रश्न 12. नगरीय स्थानीय प्रशासन की कितने प्रकार की संस्थाएं होती है? वे कौन सी है? उत्तर. नगरीय स्थानीय प्रशासन की 3 संस्थाएं नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम है। प्रश्न 13. कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरीय प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया है? उत्तर. सन 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरीय प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया है। प्रश्न 14. स्थानीय प्रशासन क्या है? उत्तर. स्थानीय स्तर के शासन को स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार कहते हैं। जनता से निकटता के कारण स्थानीय प्रशासन जनता का अपना शासन है। यह स्थानीय समस्याओं के निदान और पीने के पानी,
जल निकासी तथा उद्यान जैसी सामाजिक सेवाओं के विकास के लिए कार्य करता है। स्थानीय समस्याओं से केंद्र और राज्य की उच्च स्तरीय सरकारें बहुत दूर होती है, अर्थात साधारण व्यक्ति की पहुंच इन तक नहीं होती है। अतः स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग या भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 15। नगर निगम के आय के स्रोत क्या है? उत्तर। नगर निगम के आय के स्रोत निम्नलिखित है। 1. करों से आय जैसे आवास कर, मनोरंजन कर, होर्डिंग पर कर इत्यादि। 2. राज्य और संघ सरकार से अनुदान। 3. किराए से आय जैसे नगर निगम दुकानें, छोटे स्टॉल, सामुदायिक हॉल इत्यादि किराए पर देता है। 4. अन्य शुल्क जैसे टोल टैक्स, सीवर शुल्क, पानी और बिजली आदि पर शुल्क। प्रश्न 16। पंचायत समिति के कार्य बताएं। उत्तर। पंचायत समिति के कार्य निम्नलिखित है। 1. अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करना। 2. अपने क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना और बजट तैयार करना। 3. अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 4. ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों पर निगरानी रखना। 5. कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विकास पर निगरानी रखना। प्रश्न 17। जिला परिषद के कार्य बताएं। उत्तर। जिला परिषद के मुख्य कार्यों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1. सलाहकारी कार्य। यह जिले के विकासशील कार्यों के संबंध में सरकार को सलाह देती है तथा जिला परिषद की आवंटित योजनाओं के क्रियान्वयन में सलाहकारी भूमिका निभाती है। 2. वित्तीय कार्य। परिषद पंचायत समिति के बजट का पर्यवेक्षण और अनुमोदन करती है तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद को आवंटित धन को पंचायत समितियों में विभाजित करती है। 3. विकास कार्य। जिले के विकास कार्यों और क्रियान्वित विकास योजनाओं तथा प्रखंड के अन्य क्रियाकलापों की निगरानी करना। 4. सामाजिक कार्य। इसके कार्य पंचायत तथा पंचायत समितियों जैसे ही है, अर्थात सड़क और पुल का निर्माण तथा उद्यान और पीने के पानी की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्रियाकलापों तथा सामुदायिक स्थानों की देखरेख करना भी सामाजिक कार्यों में शामिल है। 5. कल्याणकारी कार्य। बाजार स्थापित करना, मेला तथा पर्व की देखभाल, पुस्तकालयों और स्वास्थ्य केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र, बाल विकास परिवार नियोजन केंद्र स्थापित करना, महामारी और आकस्मिक विपदा के समय राहत कार्य की व्यवस्था करना तथा पाठशालाओं और विद्यालयों की स्थापना करना। 6. प्रबंध कार्य। स्थानीय इकाई होने के नाते जिला परिषद पंचायत समिति तथा पंचायतों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करती है तथा सहयोग प्रदान करती है। प्रश्न 18। मेयर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? उत्तर। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है। उसके निम्नलिखित कार्य प्रमुख है। 1. निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में शिष्टता तथा अनुशासन बनाए रखना। 2. पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना। 3. शहर में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगुवाई करना। प्रश्न 19। जिलाधीश के मुख्य कार्य क्या है? उत्तर। जिलाधीश के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। 1. जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना। 2. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना। 3. राज्य सरकार और जिला संस्थाओं और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना। 4. विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, भूमि प्रबंधन, पुलिस, जेल और संस्कृति। 5. लोकसभा, विधानसभा, ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, नगर पालिकाओं आदि अनेक प्रतिनिधियात्मक निकायों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना। प्रश्न 20। ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य क्या है? उत्तर। ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित है। ग्रामवासियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, गलियों में पक्की सड़कों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। प्रश्न 21। सन 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं बताएं। उत्तर। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली के स्वशासन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इस संशोधन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। 1. देश में पंचायती राज प्रणाली में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। 2. सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहेंगे। 3. अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। कुल स्थानों पर 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
4. पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव इस संशोधन की प्रमुख विशेषता थी। 5. प्रत्येक स्तर के पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है, तो अनिवार्य रूप से 6 महीनों के भीतर नव निर्वाचन करा लिए जाएंगे। 6. प्रत्येक राज्य में पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया के संपादन, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाएगा। इसका प्रधान राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 7. पंचायती संस्थाओं के लिए समुचित धन की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। पहले वित्त आयोग की स्थापना के बाद राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग गठित करेगा। 8. आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रश्न 22. ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? उत्तर: ग्राम सभा का गठन गांव के सभी प्रौढ़ स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में शामिल हो। प्रश्न 23. नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य बताएं। उत्तर: नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य निम्नलिखित है। 1. कस्बा योजना सहित नगर योजना बनाना। 2. सामाजिक और आर्थिक विकास। 3. कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा। 4. झुग्गी बस्तियों का सुधार और उन्हें उन्नत करना। 5. जल आपूर्ति। 6. स्वास्थ्य, सफाई, कूड़ा करकट का प्रबंधन। 7. बाहरी सुविधाएं जैसे पार्क, खेल का मैदान, सड़कें और पुल बनाना। 8. भूमि के इस्तेमाल, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए नियम बनाना। 9. नागरिक सुविधाएं जैसे गलियों में प्रकाश, पार्किंग, बस स्टॉप तथा जनसुविधाओं की व्यवस्था करना। 10. अग्निशमन की व्यवस्था करना। 11. शमशान गृहों की व्यवस्था करना। 12. बूचड़खाने की व्यवस्था करना आदि। प्रश्न 24. पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर: पंचायत भारत के इतिहास में न्याय की गद्दी रही है। स्थानीय झगड़े, विवाद और समस्याएं पंचायत के समक्ष रखे जाते थे और पंचायत इन पर जो निर्णय देती थी, वह सभी को मान्य होता था। हमारे राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर महात्मा गांधी की पंचायत व्यवस्था में गहरी आस्था थी। संविधान निर्माताओं ने भी इस व्यवस्था के महत्व को समझते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस संबंध में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की। संविधान कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासी शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस दिशा में वर्तमान समय में पंचायत व्यवस्था की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। इन संस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की तथा सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया जाए, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था हो। सन 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इसी तरह के पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें गांव यानी ग्राम सबसे निम्न तथा जिला शीर्ष की इकाई होनी थी। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढांचा 73वें संविधान संशोधन 1992 से निर्धारित हुआ। भारत के ज्यादातर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम और जिला स्तर पर संगठित किया गया है। लेकिन कुछ छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर पंचायती राज के 2 ही स्तर लिए जाते हैं। प्रश्न 25. एक वर्ष में ग्राम सभा में कितनी बैठकें आयोजित होती है? उत्तर: एक वर्ष में ग्राम सभा में 2 बैठकें आयोजित होती हैं। अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है। अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। प्रश्न 26. ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य एवं आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है। गांव के स्तर पर एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है, जिसका एक अध्यक्ष होता है जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया या सरपंच आदि कई पदनामों से जाना जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। वास्तव में ग्राम पंचायतों का संगठन और कार्य प्रणाली अलग अलग राज्यों द्वारा पारित कानूनों से तय होती है।
यही कारण है कि आपको उनके संगठन और कार्यों में विविधता नजर आती है, लेकिन ज्यादातर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्य निम्न प्रकार से है। ग्राम सभा का गठन। ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ 18 या उससे अधिक आयु के स्त्री पुरुषों से मिलकर होता है, जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा प्राप्त है। ग्राम स्तर पर यह विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती है। अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है। अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जांच, लेखा परीक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के कर प्रस्तावों पर बहस, सामुदायिक सेवा, पंचायत के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं योजनाओं जैसे विषयों पर विचार करना है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएं कार्यरत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी अंग होती है। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं, जो गुप्त मतदान के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। ग्राम प्रधान या सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सरपंच यानी प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षित है। सरपंच पंचायत की मीटिंग बुलाता है तथा इस मीटिंग की अध्यक्षता करता है। उसे पंचायत की एक बैठक प्रति महीने बुलानी होती है। पंच उससे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। उसे ऐसी विशेष बैठकें अनुरोध करने के 3 दिन के भीतर बुलानी होती है। सरपंच पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत सरपंच को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत के सदस्य एक उपप्रधान या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य गांव के विकास और कल्याण से संबंधित है। ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण, नालियों की व्यवस्था, गांव की सफाई, सड़कों की लाइट की देखभाल, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था आदि। इन कार्यों को ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत को कुछ ऐच्छिक कार्य भी करने होते हैं। यदि पंचायत के पास जरूरी संसाधन और धन उपलब्ध हो, तो ये कार्य है: वृक्षारोपण, पशु नस्ल सुधार केंद्रों की स्थापना, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था आदि। समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। पंचायत के इन कार्यों के पूरक के रूप में ग्रामवासियों का भी कुछ कर्तव्य है कि वे अपने आसपास साफ सफाई रखें, पेयजल को बर्बाद न करें तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। पंचायत के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। चाहे ये उसके आवश्यक कार्य हों या ऐच्छिक कार्य, सभी के लिए धन जरूरी है। यदि ग्राम पंचायत के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो, तो वह बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। सरकारी अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने पंचायत को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति प्रदान की है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्न प्रकार से है: 1. संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर। 2. बारात घर और पंचायत की अन्य संपत्तियों से किराया। 3. दोषियों से एकत्रित धनराशि। 4. केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान। 5. राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। 6. किसी विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य के लिए गांव वालों द्वारा दी गई दान राशि। प्रश्न 27. पंचायत समिति की रचना, कार्य एवं आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: पंचायत समिति की रचना। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस संस्था के संगठन और कार्यों में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायत समिति ब्लॉक प्रखंड स्तर पर सभी पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
पंचायत समिति की रचना निम्न सदस्यों से मिलकर होती है। 1. ब्लॉक प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम प्रधान सरपंच। 2. उस ब्लॉक के सांसद, विधानसभा विधायक और विधान परिषद के सदस्य। 3. कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य। 4. ब्लॉक से चुने गए जिला परिषद सदस्य। 5. उस ब्लॉक के कुछ अधिकारी। सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपनी पहली बैठक में पंचायत समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्षों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह अध्यक्ष के कुछ पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अध्यक्ष का कार्यकाल पंचायत समिति के समान ही 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति के सदस्य 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष को पद से हटा भी सकते हैं। पंचायत समिति सामान्यतः वर्ष में 6 बैठक करती है। इसकी 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति की बैठक सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की होती है। बैठक की तिथि अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। ब्लॉक स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार ब्लॉक विकास अधिकारी BDO होता है। पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति कई कार्य करती है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं: कृषि भूमि को बेहतर बनाना, जल आच्छादित क्षेत्र का विकास, सामाजिक और फार्म वनीकरण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके अलावा पंचायत समिति ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं को भी क्रियान्वित करती है जिसके लिए इसे केंद्र या राज्य सरकार से धन प्राप्त होता है। यह अपने क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ उनके बीच समन्वय भी स्थापित करती है। इसके कुछ अन्य उत्तरदायित्व भी है, जैसे 1. गांवों में पेयजल की व्यवस्था करना। 2. गांव की सड़कों का विकास और मरम्मत। 3. बाजारों के लिए नियम व नियंत्रण की व्यवस्था। 4. उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना। 5. हस्तशिल्प, हैंडलूम और पारंपरिक कला के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। 6. अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण लिए कार्य करना। 7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देना। आय के स्रोत। पंचायत समिति की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाला अनुदान है। इसके अलावा यह कुछ कर भी लगा सकती है तथा भू राजस्व का भी एक निश्चित प्रतिशत पंचायत समिति को प्राप्त होता है। प्रश्न 28। पार्षद किसे कहते हैं? उसका चुनाव कैसे होता है? उत्तर: प्रत्येक नगर परिषद के अध्यक्ष को पार्षद कहा जाता है। पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पाने वाले व्यक्ति ही पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। प्रश्न 29। जिला परिषद की रचना, कार्य एवं आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: जिला परिषद की रचना। जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष की संस्था है। यह जिला स्तर पर स्थित है। इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। जिले के सांसद और विधायक भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जिला परिषद में भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। जिला परिषद के कार्य। जिला परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है, हालांकि हम अलग अलग राज्यों में इनमें थोड़ी बहुत विभिन्नता देख सकते हैं। 1. ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, जिले के विकास कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना। 2. किसानों को उन्नत बीजों की आपूर्ति, उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा अंतःस्रवण पोखरों का निर्माण करना तथा चराई एवं चराई भूमि का रख रखाव करना। 3. गांवों में विद्यालय खोलना तथा उन्हें चलाना, प्रौढ़ साक्षरता हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना। 4. गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की स्थापना करना, छोटी बस्तियों के चल अस्पतालों का प्रबंधन करना, महामारियों के लिए टीकाकरण शुरू करना तथा परिवार कल्याण अभियानों को चलाना। 5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना, आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम चलाना तथा अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त हॉस्टल की स्थापना करना। 6. कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, प्रसंस्करण मिलों,
डेयरी फार्म आदि जैसे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लागू करना। 7. सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण करना तथा सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल करना। जिला परिषद की आय के स्रोत। जिला परिषद बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन कार्यों को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह इस धन की व्यवस्था अपनी आय के स्रोतों से करती है, जो निम्नलिखित है। 1. जिला परिषद द्वारा लगाए गए करों, लाइसेंस फीस तथा बाजार शुल्क। 2. उगाहे गए भू राजस्व में जिला परिषद का हिस्सा। 3. जिला परिषद की विभिन्न संपत्तियों से प्राप्त आय। 4. राज्य तथा केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान। 5. विकासात्मक गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा आवंटित की गई धनराशि। प्रश्न 30. नगर परिषद की रचना, कार्य एवं आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर। नगर परिषद की रचना। कम जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद होते हैं, जो स्थानीय शहर, उसकी समस्याएं तथा विकासात्मक कार्यों को देखती है। भारत में 74वें संविधान संशोधन के उपरांत प्रत्येक शहर के लिए नगर पालिकाओं की रचना करना आवश्यक है। प्रत्येक नगर परिषद के लिए पार्षदों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाने वाले व्यक्ति ही पार्षद के रूप में चुने जा सकते हैं। यदि किसी कारण से नगर परिषद का अपनी 5 वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले ही विघटन हो जाता है, तो उस तारीख से 6 माह के अंतर्गत पुनः चुनाव कराए जाते हैं। चुने हुए सदस्य अपने में से ही किसी एक को नगर परिषद का अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है, जब तक चुने हुए सदस्यों के बहुमत का विश्वास मत उसे प्राप्त है। प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह दिन प्रतिदिन के कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों को देखता है। स्वास्थ्य अधिकारी, कर अधीक्षक एवं सिविल इंजीनियर आदि अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। नगर परिषद के कार्य। नगर परिषद के निम्नलिखित कार्य है। 1. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। शहर की सफाई का प्रबंधन, कूड़े करकट का निपटान, अस्वास्थ्यकर तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक तथा औषधालयों एवं अस्पतालों का रखरखाव। 2. बिजली तथा जलापूर्ति सुनिश्चित करना तथा तालाब एवं पानी के टैंकरों का रखरखाव करना। 3. प्राथमिक स्कूलों तथा शिक्षण केंद्रों का संचालन तथा रखरखाव करना। 4. शहर कस्बों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण का रिकॉर्ड रखना तथा इनके लिए प्रमाण पत्र जारी करना। 5. गलियों को पक्का बनाना, नगरपालिका सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव करना, बारात घर, सामुदायिक भवनों, बाजारों, सार्वजनिक सुविधा केंद्रों आदि का निर्माण तथा रखरखाव करना। आय के स्रोत। धन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। नगर परिषदों के पास आय के भिन्न भिन्न स्रोत है। इन स्रोतों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. कर, संपत्ति, वाहन, मनोरंजन तथा विज्ञापन आदि पर कर से प्राप्त आयकर। 2. किराया तथा शुल्क अधिभार, जलापूर्ति शुल्क, सीवर व्यवस्था शुल्क, लाइसेंस फीस, सामुदायिक भवनों, बारात घरों तथा दुकानों आदि का किराया। 3. अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। 4. जुर्माने, कर न देने वालों, कानून तोड़ने वालों तथा कानून का अतिक्रमण करने वालों पर किए गए जुर्मानों से प्राप्त आय। कुल मिलाकर इस पाठ में हमने क्या सीखा? 1. स्थानीय स्वशासन सरकार का तृतीय स्तर है। पहला और दूसरा स्तर केंद्रीय और राज्य सरकार है। 2 तरह के स्थानीय स्वशासन निकाय होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है और नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शहरों में होते हैं। 2. हालांकि गांव पंचायत की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा हुई थी, लेकिन स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला। 3. इन संशोधनों ने हर राज्य सरकार के लिए स्थानीय निकायों को बनाए रखना तथा उनको जारी रखना अनिवार्य कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने के अलावा ये अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए भी सीटें आरक्षित करते हैं। 4. पंचायती राज व्यवस्था एक 3 स्तरीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। यह संस्थाएं अपने क्षेत्र के लोगों के हित और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती हैं। ये बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पीने का पानी,
स्वच्छता, औषधालय, गलियां, सड़क बनाना, प्राथमिक स्कूल, वृद्धाश्रम तथा क्षेत्र के अन्य आवश्यक काम करती है। 5. शहरी स्थानीय निकाय जैसे बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर परिषद और परिवर्ती क्षेत्रों में नगर पंचायत को संवैधानिक संशोधन 1992 ने मजबूत बनाया है। पंचायती राज संस्थानों की तरह इनमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। 6. ये स्थानीय निकाय लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास एवं रखरखाव, विकासात्मक क्रियाकलाप और अपने अपने क्षेत्र के जनहित के लिए काम करते हैं। 7. शहरी और ग्रामीण निकाय लोगों के निकटतम हैं और सही मायनों में तृणमूलीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के हैसियत से कार्य करते हैं। वे लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, पर इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार, वित्तीय संसाधन की कमी तथा लोगों की उदासीनता आदि। 8. जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला प्रशासन न सिर्फ अपने परंपरागत कार्य जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व वसूली का काम करता है, बल्कि महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य की भी जिम्मेदारी उठाता है। यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक कार्यान्वयन उपकरण है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.